नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है वो खास शख्सियत जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। बड़े पर्दे पर अक्सर वो खलनायक के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं। जी हां, रज़ा मुराद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो सिर्फ फिल्मों में ही काम नहीं करते रहे बल्कि सियासी और राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। रज़ा मुराद साहब, आपका स्वागत है जिया न्यूज़ पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका परिवार इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा, तो क्या आपने शुरुआत में ही ये सोच लिया था कि आप फिल्म इंडस्ट्री में ही आएंगे? देखिए, ऐसा होता है कि हर इंसान ज़िंदगी में मशहूर होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, उसके पास पैसा हो, उसके पास दौलत, शोहरत, इज़्ज़त हो। और लोग ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शॉर्टकट है वो एक्टर बनना है। मेरे भी जहन में ये ख्याल आया था बचपन में कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि लगता था कि काम करना तो बड़ा आसान है, डांस करना, फाइट करना तो कुछ है ही नहीं। जी। ये सिर्फ मैं ही नहीं सोचता, बल्कि जिसे भी एक्टिंग का शौक होता है वो यही सोचता है कि ये बहुत आसान है। तो एक बात ज़रूर है कि बच्चा अपने बाप से इंस्पायर होता है। वालिद साहब को काम करते हुए देखा था, उनकी फिल्में बचपन में देखी थी। जहाँ भी जाते थे बड़ी उनकी आवभगत होती थी, लोग उन्हें हाथों हाथ लेते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे भी यही काम करना चाहिए जिससे लोग मेरी भी इज्जत करें, मुझे भी हाथों हाथ लें। इस तरीके से ये मेरा नज़रिया था बचपन में। किस तरह से आपका फिल्मी करियर शुरू हुआ? नहीं, यहाँ कोई आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाता है, यहाँ कोई आपका फूलों से स्वागत नहीं करता है, बल्कि आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। ऐसा था कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था जी। तो भोपाल रेडियो से मैंने कुछ प्लेस किए थे, आकाशवाणी से किए थे। वो एक मेरी शुरुआत हुई थी भोपाल से। तब मैं 18 साल का भी नहीं था, लेकिन आवाज़ तब भी भारी थी। बिल्कुल दमदार आवाज़। ये नवाजिश है आपकी। खैर, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं तुम्हें फिल्म इंस्टीट्यूट भेजना चाहता हूँ। और एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे ज़माने में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था कि हम लोग अदाकारी की बारीकियों को समझ सकें। अब अगर आज ये फैसिलिटी है तो आप उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। जी। तो मेरे वालिद साहब के कहने पर मैंने 1969 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। चाहता तो 1968 में भी कर सकता था, लेकिन तब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ था। अच्छा। और जो मिनिमम एज थी वो 18 साल की थी, अंडर एज था, इसलिए मैं 1 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ दिलचस्प बात ये थी कि बाकी जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ से स्टूडेंट्स बंक करके फिल्में देखने जाते हैं। जी। हमारे क्लास में फिल्म थी, हम फिल्म खाते थे, फिल्म पीते थे, हर चीज़ जो है उसकी वाबस्तगी फिल्मों से होती थी। फिल्में देखते थे, जी। वर्ल्ड की क्लासिक फिल्में देखते थे, क्लास में एक्टिंग करते थे। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो बिल्कुल ही एक अनूठा था। और जो मेरे 2 साल वहाँ गुजरे वो ज़िंदगी के बड़े, मैं समझता हूँ कि यादगार 2 साल थे। और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। जो मुझ में कमियाँ थीं, जिसे मैं अच्छी एक्टिंग समझता था, वहाँ जाकर पता लगा कि ये तो ओवर एक्टिंग है, ये तो आप बिल्कुल ही नौटंकी कर रहे हैं या मेलोड्रामा कर रहे हैं। तो वहाँ से काफ़ी हमें तजर्बा मिला, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हुई, और उसके बाद आगे अपनी तकदीर आजमाने के लिए। यूँ तो आपने कई सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन के साथ, नमक हराम। जो नमक हराम फिल्म आई आपकी, उसके अंदर आपने एक किरदार निभाया जिसमें शायर आप बने थे। जी जी। क्या ज़ाती ज़िंदगी में भी शायरी का शौक़ रखते हैं?
कभी कोई मैंने गज़ल या कोई नज़्म नहीं लिखी, लेकिन मुझे नज़्में पढ़ना, गज़लें कहना बहुत अच्छा लगता है, और ये मुझे विरासत में मिला, मुझे मेरे वालिद साहब से। तो वो चीज़ उस रोल में मेरे काफ़ी काम आई, जो एक अदायगी होती है शेर पढ़ने की, वो वालिद साहब से मुझे मिली। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बात बन जाती है। उस फिल्म को रिलीज़ हुए भी तकरीबन 41 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उस फिल्म को नहीं भूलते हैं, मेरे रोल को नहीं भूलते हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे रोल को काट भी दें तो उसका फिल्म की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो आपका किरदार बहुत ज़्यादा अहम था। जी, आपको लगता है कि आप खुद भी शौकीन थे, क्योंकि शायर एक आपके अंदर एक शायर मौजूद था, इसलिए उस रोल को बखूबी आप उभार पाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक मिजाज जो है वो शुरू से शायराना रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो शेर कहने का, शेर पढ़ने का शऊर था, शेर कहने का शऊर था, शेर लिखने का शऊर नहीं था। जी, जी, जी। जी। आपने क्योंकि एक्टिंग को बहुत अच्छे से समझा, आपने इंस्टीट्यूट भी जॉइन किया और आपका बैकग्राउंड भी रहा, तो ऐसे में कोई आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही जिसे देखकर आप सोचते थे कि मुझे वैसा बनना है? हाँ, एक मेरा अरमान था जो पूरा हो गया। मैं शुरू से भगत सिंह से बड़ा इंस्पायर रहा हूँ, और बीच में मैंने काफ़ी पंजाबी फिल्में भी की। जी। तो एक फिल्म थी शहीद आज़म, उसमें मुझे भगत सिंह के किरदार निभाने का मौका मिला। तो वो एक एक मेरी ज़िंदगी का एक ही तारीखी रोल है मेरी ज़िंदगी का जो मैंने किया है, जी, और वो जी। भगत सिंह है। आपने बहुत सारे किरदार निभाए, आप सहायक भूमिका में भी नज़र आए, खलनायक के तौर पर आपने बहुत दमदार किरदार निभाए हैं, लेकिन कोई ऐसे रोल की भी ख्वाहिश है जो आप करना चाहते हैं? ख्वाहिश ये है काम करता रहूं आखिरी जी। सांस तक। बस किसी भी फनकार के लिए बहुत तकलीफ दह बात होती है जब उसका चेहरा लोग भूल जाते हैं, उसका नाम भूल जाते हैं, उसका किया हुआ काम, उसकी फिल्में भूल जाते हैं। जी, उससे जी, जी। ज़्यादा तकलीफ दह बात किसी भी फनकार के लिए नहीं है। आपकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही, आपके पिताजी इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, फिर आप खुद भी जुड़े। अब आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या उन्हें भी प्रमोट करने के बारे में आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं? बेटी की शादी हो गई है, वो भोपाल में रहती है। बेटा कोशिश कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि तकदीर से ज़्यादा और वक्त से पहले ना आज तक कभी किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। वो कोशिश कर रहा है। कोशिश करनी चाहिए, परिश्रम, स्ट्रगल, जद्दोजहद जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो वो कर रहा है। अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा, अल्लाह ईश्वर को मंजूर होगा, तो काम करेगा। आप अपने कौन से किरदार को अपने बेहद करीब पाते हैं? वही रोल जो नमक हराम में था, वो रोल मेरे दिल के बहुत करीब जी, रहा जी। है। और किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए उस दौर से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने आपसे जी, पहले जी। अर्ज़ किया कि वो एक टूटा हुआ शायर था, मुस्कुराता रहता था। मुझे वो मेरा ज़माना याद आता है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। जी, जी। बहुत कई बार तकलीफदेह होता है स्ट्रगल करना। लोग आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं, आपको इज्जत नहीं देते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं इतना दुबला पतला था, लगता नहीं था कि मैं एक्टर हूँ। उस ज़माने में एक्टर तो बड़े खूबसूरत होते थे। जी। तो जब मैं कहता था मैं एक्टर हूँ तो लोग सर से पांव तक देखते थे, अच्छा ये एक्टर है। तो वो जो एक दर्द था एक स्ट्रगल का, वो उस रोल में आया मेरे। जी। क्योंकि सुबह निकलता था काम मांगने के लिए। उस ज़माने में ना सीडी थी, ना कोई ऐसी सहूलत थी कि आप अपनी फिल्म किसी को दिखा दें एक कंडेंस्ड फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं था। टीवी तक नहीं था, बिल्कुल। टीवी स्टेशन तक नहीं था उस ज़माने में। तो स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल था। तो वो जो दर्द था मेरे स्ट्रगल का,
वो उस रोल में आया। आपने एक लंबा दौर देखा है फिल्म इंडस्ट्री का, तो हम जानेंगे कि जो चेंज ओवर हुआ कि बॉलीवुड में एक बड़ा दौर दिखाई दिया आपको और लगातार चेंजेस आते रहे, उन तमाम चेंजेस के बारे में आपकी क्या कुछ राय है। लेकिन फ़िलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रज़ा मुराद साहब से और हम उनसे ये जानना चाहेंगे, आपने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा दौर देखा है और जो फिल्म इंडस्ट्री में चेंज ओवर हुआ वो भी आपने देखा। इस चेंज ओवर को आप किस तरह देखते हैं, क्या नज़रिया आपका? कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं हैं। अच्छी ये है कि बिजनेस बहुत बढ़ गया है, आर्टिस्टों को 100 गुना ज़्यादा पैसा मिलने लगा है, ऑडियंस बढ़ गई है। आज हमारी फिल्में बिजनेस में हॉलीवुड की फिल्मों से compete कर रही हैं। टेक्निक बहुत सुधर गई है, एडवांस्ड हो गई है। एक्टर्स जो आए हैं नए, बड़ा उनमें आत्मविश्वास है, जी, बहुत कैमरा फ्रेंडली है। जो गिरावट आई है वो कलम में आई है। कलम से मेरा मतलब है गाने जो कलम से लिखे जाते हैं, स्क्रिप्ट जो कलम से लिखा जाता है, संवाद जो कलम से लिखे जाते हैं, कहानी जो कलम से लिखी जाती है। तो कलम की गिरावट हुई है। एक ज़माने में जब आप फिल्म देखने जाते थे तो डायलॉग राइटर की मौजूदगी का आपको एहसास होता था जब एक सीन चलता था। आज ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक जो है वो बहुत लाउड हो गया है। बिल्कुल। और जैसे हमारे 3 सिंगर्स जो आज नहीं है, आज भी उनकी कमी का एहसास इसलिए होता है कि उनके मुकाबले का कोई सिंगर नहीं आ पाया। रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, इनका रिप्लेसमेंट नहीं। इनकी नकलें तो बहुत, इनके पेपर बैक एडिशन तो बहुत आ गए हैं जी, इनके नकलची बहुत आ गए हैं, लेकिन उन तक कोई पहुंच नहीं पाया है। तो एक ये कमी है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपने क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ में काम किया, उस दौर के भी आपने, पुराने दौर के भी देखे, दिलीप साहब देखे आपने, जी। राजेश खन्ना जी, साहब जी, देखे, अभी के भी सुपरस्टार्स हैं आमिर, शाहरुख खान, जी, कुछ उनमें भी आपको बदलाव नज़र आता है? देखिए ऐसा है कि अभी आमिर को या शाहरुख को आप न्यू कमर नहीं कह सकते। आमिर की पहली फिल्म 1988 में आई थी, उसको 26 साल हो गए हैं। सलमान को 25 साल हो गए हैं और शाहरुख को भी तकरीबन 25 साल हो रहे हैं। जी, तो ये 25 साल पुराने न्यू कमर तो नहीं होते हैं। देखिए, जिनके आपने नाम लिए बहुत अच्छे एक्टर थे, जैसे शाहरुख खान दिल्ली से आए हैं, जी, आमिर खान का जो ख़ानदान है वो भले बम्बई में रहते हैं, लेकिन जो उनकी जड़ें हैं वो भोपाल और लखनऊ की हैं। तो देखिए, विरसे में भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं भी शुरू से मुंबई में रहा हूँ, लेकिन मेरे वालिद और मेरी वालिदा भोपाल और रामपुर से जो तहजीब लेकर आए थे, तो हम उन्हीं की बताई हुई राह पर चलते थे। बिल्कुल। कभी हमने अपनी बहन का, बड़ी बहन का हमने खड़ा नाम नहीं लिया, हम आपा कह के मुखातिब करते थे अपनी बड़ी बहन को। और मेरा बचपन गुजरा है रामपुर, यूपी में। जी, 3 साल वहाँ मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की है। वहाँ पर एक रिवाज था कि उस ज़माने में कोई भी नौजवान नंगे सर घर से बाहर नहीं जाता था। वो बहुत मायूब समझा जाता था अगर आप नंगे सर जा रहे हैं। और कोई सामने से अगर बुजुर्ग आ रहा है, अगर आप उसे नहीं भी जानते हैं, तो आप उसे सलाम करेंगे। थोड़ा हम फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहेंगे आपसे, कोई ऐसा लम्हा जो आज भी आपको याद आता है, अच्छा और बुरा दोनों ही? खैर, अच्छे लम्हे की बात नहीं करता हूँ, बुरे लम्हे पे आ जाता हूँ। मैं एक बार
एक शो के प्रमोशन के लिए गया था। एक महाराष्ट्र में एक शहर है अकोला। जी। तो शाम को शो था, तो ऑर्गेनाइजर ने शो को प्रमोट करने के लिए हमें एक ओपन गाड़ी में बिठा के शहर का चक्कर लगाया। और 3rd फ्लोर पे एक बच्चा खड़ा था, तो वो ठीक से देख नहीं पा रहा था, तो वो आगे झुका और उसका बैलेंस लूज हुआ और वो बच्चा 3rd फ्लोर से सर के बल नीचे गिरा और वो बेचारा वहीं खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि अगर मैं आज यहां नहीं आता या मैं इस सड़क से नहीं गुजरता तो ये बच्चा जिंदा होता। मुझे एक ये अफसोस बहुत है कि हमेशा एक दिल में एक फांस की तरह चुभता है। हालांकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसको गिरता हुआ देखता, वो तकलीफ एक रह जी, गई जी, आपके जी, दिल जी, में हाँ। हमेशा। देख जी, तो वो एक तकलीफ है मेरे दिल में। बहरहाल आपने बहुत अच्छे पल भी देखे होंगे और बहुत सारे यादगार भी रहे होंगे। कौन सा ऐसा यादगार पल है जो आज भी अगर आप याद करते हैं तो खुशी छा जाती है आपके चेहरे पर? एक पल है, मैंने राज कपूर साहब की उनकी ज़िंदगी की जो 2 आखिरी फिल्में थीं उनमें काम किया। पहले प्रेम रोग में किया, फिर राम तेरी गंगा मैली में किया। राम तेरी गंगा मैली के रिलीज के वक्त उन्होंने मुझे एक हार पहनाया और एक जो जुमला उन्होंने मेरे लिए बोला वो सबसे कीमती जुमला है मेरे लिए। उन्होंने कहा, रज़ा साहब, मेरी 40 साल फिल्मी जिंदगी में अब तक जो मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं और अब तक मैंने जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस को डायरेक्ट किया है, जो 3 सबसे अच्छे मैंने एक्टर अपनी जिंदगी में डायरेक्ट किए हैं उनमें से आप एक हैं। बिल्कुल। तो ये कॉम्प्लीमेंट राज कपूर साहब से मिलना, जिन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन का, और मैं वाकई आज समझता हूं कि मैं इस कॉम्प्लीमेंट के लायक नहीं हूं। मैं बहुत मामूली एक्टर हूं, मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत नहीं, अफजाई। आपने जो जो काम किए हैं वो लोगों ने पसंद किए हैं तो नहीं, वो अपने देखो, आप में खास मैं अपने एक आप बात बन बताता जाते हूं, हैं। मैं ये नहीं है कि मैं मॉडेस्टी से काम ले रहा हूं। मुझसे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मुझसे ऐसे बहुत से अच्छे एक्टर्स हैं जिन्हें बेचारों को आज मौका नहीं मिला है। हमें तकदीर से कुछ अच्छी फिल्में मिल गई, अच्छे डायरेक्टर्स मिल गए, अच्छे को आर्टिस्ट मिल गए, अच्छे रोल मिल गए। ये हमारी तकदीर है। देखिए, कोई भी अदाकार जो है वो अपने रोल से बुलंद नहीं हो सकता। अच्छा डायरेक्टर जो होता है वो उससे अच्छा काम लेना आता है उसे, जी, बिल्कुल। एक्टर से। अच्छा, अगर आपको एक डायलॉग मिलता है तो फिर वो यादगार बन जाता है। वो कितने आदमी थे हो, या मेरे पास माँ है, या तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ज़रूरी नहीं है कि 2 पेज का डायलॉग हो। एक पंच लाइन भी जो है वो याद रहती है। अरे ओ सामा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। ये पंच लाइन्स होती हैं जी, जी। जो आपको मिलती हैं और वो आपके किरदार को यादगार बना देती हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ खुशकिस्मती से कि बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। ये मेरा नसीब है। और शायद कुछ मेरी जो पर्सनैलिटी है वो स्क्रीन पे मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रांग आती है। बिल्कुल दमदार पर्सनालिटी आती है, तो इसलिए दमदार रोल्स में मैं आप ये बहुत अच्छे कहूँगा लगते कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं गिफ्टेड हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कुछ स्क्रीन पे ठीक ठाक कर लेता हूँ। हैं। चलिए अब से ये भी हमने, क्योंकि आपने अभी कुछ दमदार डायलॉग्स बोले, तो आपका भी कोई ऐसा डायलॉग हम जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को आप ज़रूर सुनाएं जो हमेशा आपको याद रहता है और आपको खुद भी बहुत पसंद हो। डायलॉग तो काफ़ी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग बोले हैं। गुलजार साहब के डायलॉग बोलने का मौका मिला, जावेद साहब के डायलॉग बोलने का मौका मिला, कादर खान के डायलॉग बोलने का मौका मिला। अब फिर मैं घूम फिर के नमक हराम पर आ रहा हूँ। जी, जी। उसके जो अशार थे, उसके जो शेर थे,
वो भी आज लोगों को याद हैं। और जब भी मैं कहीं जाता हूं तो मुझसे फरमाइश की जाती है कि आप नमक हराम का शेर सुनाइए। तो एक बड़ा अच्छा शेर था उसमें कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। बहुत तो खूब। इस शेर की हमेशा फरमाई। डायलॉग तो बहुत हैं। अब बिल्कुल, मैं एक और फिल्म आपकी प्रेम रोग आई थी, उसमें भी आपका बहुत इम्प्रेसिव जी कैरेक्टर जी था, जी बहुत स्ट्रॉन्ग जी कैरेक्टर जी था। जी जी उस समय की कुछ यादें हैं? बहुत यादें हैं। वो तो यादगार मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी यादगार फिल्म है। एक छोटा सा एक्टर था रजा मुराद नाम का, जो दो दो तीन तीन सीन के रोल करता था, जी। जो 500-500 रुपये पर डे पे काम करता था। उसे राज साहब ने अपनी फिल्म का मेन विलन बना दिया। बिल्कुल। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी इंडस्ट्री चौंक गई थी कि रजा मुराद को राज कपूर ने अपनी फिल्म में मेन रोल दे दिया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा, लेकिन अचानक से यू टर्न भी ले लिया, वापस आप पॉलिटिक्स से आपने विड्रॉ कर लिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान हुआ और क्यों आपने समाजवादी पार्टी को ही चुना? देखिए, मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मेरा जो मकसद था पॉलिटिक्स में आने का, वो कोई पद या पदवी पाना नहीं था। किसी भी एक्टर के पास वो सारी चीजें होती हैं जो लोग हासिल करना चाहते हैं। जी। तो अगर हम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उसका कोई मकसद होता है। बिल्कुल। या तो लोग आपको ले आते हैं, वो समझते हैं कि ये क्राउड पुलर है, इसकी वजह से लोग जमा होंगे, लोग इसकी बात समझेंगे, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। मेरा जो नजरिया था आने का, ये वो जमाना था जब बहुत ज्यादा मजहब के नाम पर जी। मुल्क में फसादात हो रहे थे, दंगे हो रहे थे। और हमेशा मैं कायल रहा हूं कौमी यकजहती का, राष्ट्रीय सद्भावना का। तो मेरा मकसद ये था कि उन पार्टीज का आप साथ दीजिए जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखती हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बहुत इजहार किया मुझसे, उन्होंने गुजारिश की, और मैं उनकी बात टाल नहीं पाया। जी। तो इस तरीके से मैं आया, एक पॉलिटिकल पार्टी से मेरी वाबस्तगी हुई। हमारे बहुत से स्टार प्रचारक हैं जी। फिल्म इंडस्ट्री के, जो चुनावों में जाते हैं और उनके नाम पे भीड़ जुटती है, और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो तालियां बजती हैं। एक जोश, बड़ा वलवला, एक एनर्जी आती है लोगों में उनके बिल्कुल आने से। बिल्कुल। इसलिए हमको बुलाया जाता है भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन जब उन्हें लगता है कि भाई कुछ भीड़ ज्यादा ही जुटा रहा है, या हमारे कैमरे जो हैं उनका फोकस हमारे बजाय इसकी तरफ हो रहा है, जी जी जी। प्रेस में इसको ज्यादा कवरेज मिल रही है, तो वहां से उन्हें उनमें कॉम्प्लेक्स पैदा होता है कि यार इस आदमी को दूर रखो, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। जी जी जी। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे ये लगा कि जो मेरा एक स्कोरिंग पॉइंट है, मेरा जो यश है, या मेरी जो लोकप्रियता है, या जो मुझे अटेंशन मिलती है, जी। वो मेरी ही पार्टी वालों को खलने लगी। बिल्कुल। उनमें कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ, और फिर उन्हें ऐसा लगा कि इससे थोड़ा फिर दूर आपने रखा भी जाए। दूरी बना ली। मैंने बना ली, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक मेरी आपने लाइन बयान दिया था नरेंद्र मोदी पर, और वो बड़ा चर्चाओं में आया, बहुत विवाद उसको लेकर खड़े हुए, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस करने नहीं आया हूँ। सो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस एनी पॉलिटिशियन, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन आप एक जिम्मेदार इंसान हैं समाज के, और सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि रही है। खुद भी आपने बोला कि आप पॉलिटिक्स में आए थे एक मकसद के साथ में, कुछ करना चाहते जी, थे जी, समाज के लिए। जी। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार हैं, तो आप उन्हें किस तरह से देखते हैं?
मैं उन्हें किस तरह से देखता हूँ, मैं उन्हें इसी तरह से देखता हूँ कि वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं। नहीं, वाकई जितना उनका प्रचार हो रहा है, लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी कुछ उनको सपोर्ट करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पीएम बनने का सवाल है, ये हम जनता पर छोड़ देते हैं। अगर जनता चाहती है, भारत की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वो भी पता चल जाएगा। बिल्कुल। हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के, ये फैसला हम जी, जी। जनता पे छोड़ देते हैं। चलिए, जनता पे आपने ये फैसला छोड़ दिया, लेकिन आपके आने वाले जो समय का फैसला है वो तो आपके पास ही है। तो आप पॉलिटिक्स में वापस ही करने का कुछ सोच रहे हैं, या फिर आप फिल्मों को डायरेक्ट करने का या फिल्म बनाने का कुछ सोच रहे हैं? क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के? नहीं, मैं कभी डायरेक्शन नहीं करना चाहूँगा। एक मिसाल है कि कौवा अगर हंस की चाल चलता है तो अपनी चाल भी भूल जाता है। कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते हमारे दर्शकों से? जो आपने मुझे इज्जत बख्शी है, वो मैं समझता हूं कि बहुत कम कलाकारों को वो इज्जत आपने बख्शी है जो आपने मुझे बख्शी है। जो प्यार आपका मिला है, वो मैं आपका ऋणी हूं, और मैं तो आखिरी दम तक वो ऋण आपका उतार नहीं पाऊंगा। बहरहाल, अब सिर्फ 7 साल और रह गए हैं स्वर्ण जयंती में। 7 साल मुझे और बर्दाश्त कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी गोल्डन जुबली मनाऊं, आपको उसमें शामिल करूं, और उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे। तो बस सिर्फ 7 साल रह गए हैं मुझे मेरी गोल्डन जुबली बनाने के लिए, और मुझे यकीन है कि 7 साल आप मुझे और बर्दाश्त करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपको याद किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा, और आपके काम के लिए जिस तरह से सराहना मिली है वो आगे भी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो रज़ा मुराद साहब, जिन्होंने हमेशा काम करना ही अपना कर्तव्य माना है और आगे भी वो काम करते रहना चाहते हैं। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जिया न्यूज़। नमस्कार।